नमस्कार सभी को, वेलकम बैक इन द सेशन ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज की क्लास में हम लोग जो सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल के ऊपर उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़े और बैक्टीरियल सेल के हर एक पार्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स पढ़े थे हम लोग। तीनों मिला के सेल एनवेलप पढ़े थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग उसको और आगे लेके जाएंगे और सरफेस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, तीन प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो सबसे पहला जो है वो है फ्लैजेला, ठीक है, और है एक पिल्लाई और दूसरा तीसरा फिम्ब्री है। वो दोनों हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग फ्लैजेला के बारे में देख लेते हैं। फ्लैजेला जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दिस फ्लैजेला? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, फ्लैजेला बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट हो, ठीक है। सबसे पहला काम जो फ्लैजेला का होता है वो है मोटिलिटी। क्या करता है ये? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है ये किसको? किसी भी बैक्टीरियल सेल को। अब हम लोग इस फ्लैजेला को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज कैसे दिखाई देता है। देखिए, आप मान के चलिए कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक, और इस बैक्टीरियल सेल पे है फ्लैजेला, ठीक है। तो फ्लैजेला कैसा दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजेला है उसमें आपको तीन पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो है वो मेम्ब्रेन के पास ये बेसल बॉडी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये बेसल बॉडी। इसी बेसल बॉडी के ऊपर व्हाट यू वुड सी, देयर इज अ स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर। देयर इज अ स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज कॉल्ड हुक, ठीक है। और इसी हुक के ऊपर से there is a filamentous structure will be coming out of it, and this is what is known as filament. क्या पढ़े हम लोग? ध्यान से देखिए। किसी भी बैक्टीरियल सेल में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसका काम क्या है? उसका काम है मोटिलिटी प्रोवाइड करना उस बैक्टीरियल सेल को, मतलब मूवमेंट कराना। अब थोड़ा हम लोग फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं तो हम लोग को पता लग रहा है कि किसी भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो फ्लैजिला रहता है उसमें मेनली तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो बेसल बॉडी है जो मेम्ब्रेन के पास होता है। उसके जस्ट ऊपर एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं हुक, और इस हुक से अटैच रहता है फिलामेंट, ठीक है। इस तीनों को इन तीनों को हम लोग कहते हैं एक साथ फ्लैजेला, ठीक है। अब ये फ्लैजेला बना किस चीज से है? किस चीज से बना है ये बना है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। किससे बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। देख रहे हैं ना, ये किससे बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है। फ्लैजेलिन प्रोटीन से कौन बनता है? फ्लैजेला बनता है। किसका फ्लैजेला? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का, ठीक है। नाउ अब यहां से आप लोग को ये समझ में आया होगा कि भैया फ्लैजेला जो है उसमें तीन पार्ट पाया जाता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तीनों मिलाकर फ्लैजेला किस चीज से बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, ठीक है। अब बताइए, यूकैरियोटिक सेल में क्या फ्लैजेला पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है उसमें फ्लैजेला, है ना। अगर आप पूछ दे कि अगर किसी एक एग्जांपल बताइए, पूछ ले कहीं ह्यूमन बींग्स में, क्या ह्यूमन बींग्स में फ्लैजेला पाया जाता है? ह्यूमन बींग्स के सेल्स में तो हाँ, एक जगह है स्पर्म, उसमें आपको फ्लैजेला दिखाई देगा। चलिए थोड़ा हम लोग यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में भी समझ लिया जाए। देखिए, यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करेंगे अगर आप, ये है प्रोकैरियोट। अब हम लोग यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। अब हम लोग पढ़ लेते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, इसका एक थोड़ा सा ग्लिम्प्स ले लेंगे बस डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है ये क्यों प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। ऑब्वियसली मोटिलिटी के लिए। अब ये किस चीज से बना होता है? कंपोज्ड ऑफ कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें सिर्फ दो ही पार्ट होता है। फ्लैजेला के सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक जो है बेसल बॉडी और दूसरा जो है फिलामेंट, ठीक है। जब हम लोग यूकैरियोटिक फ्लैजेला पढ़ेंगे आगे तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे।
और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक बहुत ही जबरदस्त अरेंजमेंट होता है ये यूकैरियोटिक फ्लैजिल्ला का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, उस अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग 9+2 अरेंजमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट जो है क्या है 9+2 का। ठीक है, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक फ्लैजिल्ला की बात करें तो इसमें आप लोगों को क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहला पॉइंट जो है ये क्या करता है, कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। ठीक है, दूसरा इसमें कितने पार्ट्स है, इसमें 3 पार्ट्स है। इसके फ्लैजिल्ला में, प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिल्ला में 3 पार्ट है। कौन कौन है, सबसे पहला है बेसल बॉडी, दूसरा है हुक और तीसरा है फिलामेंट। समझ में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, ये कौन से प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन से बना होता है। और ये कौन सी किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएगा। और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+2 का अरेंजमेंट होगा, है ना। और हाँ, एक और चीज आप लोग लिखिए इसमें, यूकैरियोटिक फ्लैजिल्ला जो है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, ये है फ्लैजिल्ला कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो है मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, तो इसका फ्लैजिल्ला जो है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, अगर आप मान के चलिए कि ये एक यूकैरियोटिक फ्लैजिल्ला है, सॉरी यूकैरियोटिक सेल है और इसका फ्लैजिल्ला है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसल बॉडी दिखाई देगा इस तरीके से, और यहां से आपको डायरेक्टली जो है एक फिलामेंट ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, देखिए इसमें कितना पार्ट है, इसमें सिर्फ आपको 2 ही पार्ट मिलेगा। एक है ये बेसल बॉडी और ये जो है क्या है, ये जो है क्या है, फिलामेंट। ठीक है, तो 2 ही पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आप इसको देखेंगे तो इसका फ्लैजिल्ला जो है मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए सरफेस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन होते हैं। मेम्ब्रेन देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बाहर की तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर की तरफ भी इनफोल्ड हो सकता है। ठीक है, और फंक्शन अपना अपना करेगा। तो फ्लैजिल्ला भी उन्हीं का एक पार्ट है, मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में यही मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। हालांकि इसमें ये मेम्ब्रेन लेस पाया जाता है क्योंकि प्रोटीन ही अलग है। इसमें जो आपको प्रोटीन दिखाई देगा वो फ्लैजिलीन प्रोटीन दिखाई देगा, उसमें आपको दिखाई देगा ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये फ्लैजिल्ला होता है। समझ में आया, प्रोकैरियोटिक में इस तरीके से और यूकैरियोटिक में इस तरीके से। इसका फंक्शन जो होता है किसमें इन्वॉल्व है, ये मोटिलिटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फ्लैजिल्ला का जो अरेंजमेंट होता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिल्ला ऑन द बैक्टीरियल सेल। अब हम लोग देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिल्ला ऑन बैक्टीरियल सेल, या फिर आप प्रोकैरियोटिक सेल कहिए, बात बराबर ही है। ठीक है, ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट है बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिल्ला का जो किसी एक साइड में, सेल के किसी एक पोल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और ये जो है इसका फ्लैजिल्ला है। तो फ्लैजिल्ला जो है ये क्या है, ये पोल हो जाएगा, ये भी पोल हो जाएगा। क्या है ये, बैक्टीरियल सेल है, और ये क्या है, फ्लैजिल्ला है। अब ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें जो फ्लैजिल्ला है किसी एक पोल पे प्रेजेंट है, ये वाले प्लेस पे प्रेजेंट रहेगा या फिर ये वाले। ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, चूज दिस कलर, द अरेंजमेंट in which the flagellar arrangement in which the flagella is present at one of the end or one of the poles of the bacterial cell is called monotrichous. Monotrichous. Don't be confused and don't get confused with the name trichus. Trichus is a Greek word that means hair. Okay, let me write it. This trichus that you see, it is a Greek word.
which means hair. All right, hair-like projection. So just like a hair-like projection, that is why it is there. So now you understand mono means one, trichus means hair-like projection. So the monotrichus stands for, the arrangement of flagella, arrangement of flagella at one of the poles of a bacterial cell. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मोनोट्रिकस एक ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें बैक्टीरिया के किसी एक तरफ ही फ्लैजिला का प्रेजेंस होता है. ठीक है, ध्यान दीजिए. द सेकेंड वन इज एम्फीट्रिकस. एम्फीट्रिकस. Now you see, students, in amphitrachus, in this type of arrangement, you will be able to see the flagella at both the ends of the bacterial cell, like this. You can see this structure. It's a bacterial cell. Let's say bacteria. You will be able to see this flagella at this point and at this point too, from both the sides. So this is what is amphitrachus means, that the flagella, the arrangement of flagella, can be seen at both the poles of the bacterial cell. That is called amphitrachus. ठीक है, arrangement at both ends, है ना, flagella at both ends, flagella at both ends. Understood? Now you understand what is amphitrachus. Now the third one that you should know is lophotrichus. 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 Lophotrichus, in this type of arrangement, what you see is the cluster of flagella that can be seen on both the ends of a bacterial cell. Cluster of flagella, tuft of flagella. समझ में? bunch of flagella, 2-3-4 flagella एक दोनों तरफ गुच्छा बना के रहते हैं और बड़ा ही जबरदस्त हेल्प करते हैं उसको मूवमेंट में, अलग अलग डायरेक्शन में, है ना. तो ये कैसे दिखाई देगा, देखिए ध्यान से. ये जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए. इधर से भी थोड़ा बंच दिखाई देगा फ्लैजिला का, और इस तरफ से भी आपको फ्लैजिला का बंच दिखाई देगा. तो what you will see in this, you will be able to see the cluster of flagella at both ends. ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग लोफोट्रिकस. ठीक है, let me rub this side so that we can have some space to write. Now the fourth one is atritrichus. 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 What you see here, there is no flagella at all. Bacteria without flagella. Now this is the important one. You have to understand this, and you have to by heart the examples of this atritrichus bacterial group. All right, those bacteria that do not have any flagella or any flagellar movement. What are the examples of this atritrichus? You will see a group of some mycoplasma, some cyanobacteria, all right, and some group of coccus. So what do you see here? 3 examples: mycoplasma, cyanobacteria, and the coccus group. These are the bacteria. They do not have any of the flagella or any other movement. Okay, they do not depend on any flagella for their movement. That means they cannot move by themselves. Only the stream of water or any other external environment would cause them to move, right? They themselves cannot move. So these are the examples, and these are just to understand the names, the monotrichus, amphitrachus, lophotrichus and atritrichus. पढ़ क्या रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे हम लोग फ्लैजिला के बारे में. किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में अगर फ्लैजिला, या यूकैरियोटिक सेल में भी अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो सेल मोटाइल है, खुद से मूव कर सकता है. ठीक है, हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में पढ़ा. उसमें पढ़ा हम लोग 3 पार्ट: बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट. ठीक है, 3 पार्ट होते हैं उसमें, और ये तीनों को मिला के फ्लैजिला कहा जाता है. समझ में आया कौन से प्रोटीन से बना होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला? कौन से प्रोटीन से बना होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला? फ्लैजिलीन प्रोटीन से. वेयरएज जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करते हैं, तो उसके फ्लैजिला जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है. ठीक है, और उसमें 9+2 का अरेंजमेंट शो करता है उसका माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाया रहता है. ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है. लेकिन जब हम लोग प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग मेम्ब्रेनलेस फ्लैजिला देखे थे, और उसमें 9+2 का अरेंजमेंट भी नहीं था. ठीक है,
फिर हम लोग देखे कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला ऑन अ बैक्टीरियल सेल। अरेंजमेंट मतलब कि किस तरीके से फ्लैजिला जो है बैक्टीरियल सेल के ऊपर अरेंज रहता है। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा मोनोट्रिकस। मोनोट्रिकस का मतलब हो गया किसी एक तरफ फ्लैजिला रहता है बैक्टीरिया के, ठीक है। एम्फीट्रिकस का मतलब दोनों तरफ प्रेजेंट रहेगा। लोफोट्रिकस का मतलब टफ में या क्लस्टर में अगर फ्लैजिला बैक्टीरिया के दोनों तरफ प्रेजेंट है तो आप वो उसको हम लोग कह सकते हैं लोफोट्रिकस। और एट्रोट्रिकस एकदम होता ही नहीं है फ्लैजिला किसी भी बैक्टीरियल सेल में, उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पाइरलम जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे पिल्लाई के बारे में। सबसे दूसरा जो है फ्लैजिला के बाद जो दूसरा सरफेस स्ट्रक्चर आता है वो है पिल्लाई के बारे में। चलिए तो हम लोग पिल्लाई के बारे में देख लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सरफेस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़े फ्लैजिला, अब हम लोग पढ़ते हैं पिल्लाई के बारे में, ठीक है। पिल्लाई भी एक तरह का सरफेस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। आप देखिए बैक्टीरियल सेल, यहां देखिए, याद होगा आप लोगों को बैक्टीरियल सेल का अगर स्ट्रक्चर यहां बना है इसे, मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल में आपको इसका अपना खुद का डीएनए दिखाई देगा, है ना। इसका खुद का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और इस डीएनए के अलावे इस बैक्टीरिया में, किसी किसी बैक्टीरिया में ऐसा छोटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं। उनका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है कि खुद से इसके बिना इंस्ट्रक्शन से ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये प्लाज्मिड के बारे में हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। फिलहाल आप समझिए सारे बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड नहीं मिलते हैं। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको हम लोग कह रहे हैं प्लाज्मिड, ठीक है। और ये इसका मेन डीएनए है। क्या है ये इसका मेन डीएनए? अब ये प्लाज्मिड जो है क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली प्रेजेंट। क्लियर? अब देखिए ये क्या करता है, बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड होते हैं। उसमें से एक प्लाज्मिड का नाम है एफ प्लाज्मिड। क्या नाम है उसका? एफ प्लाज्मिड। अब ध्यान समझिए, मान लीजिए कि ये एफ प्लाज्मिड है ना। मान लीजिए ये एफ प्लाज्मिड है, तो ये एफ प्लाज्मिड क्या करता है, किसी भी बैक्टीरियल सेल में अगर ये एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये एक स्ट्रक्चर हेल्प करता है बनाने में, सरफेस सेल के सरफेस के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर। देखिएगा ध्यान से, what you'll be able to see here, a structure would come out of the cell surface like this. This is called पिल्लाई। इसी को हम लोग कहते हैं पिल्लाई। ध्यान से समझिए ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है इसका। इसका फॉर्मेशन हुआ है एफ प्लाज्मिड की बदौलत। अगर एफ प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल सेल में है तो वो क्या करेगा, वो पिल्लाई का फॉर्मेशन करेगा। पिल्लाई फॉर्मेशन कर दिया, भैया इसका काम क्या है? क्यों बेमतलब का एक नया स्ट्रक्चर आ गया? ध्यान से समझिए, जब भी इस बैक्टीरियल सेल को मन करेगा कि मान के चलिए इसमें से एक एफ प्लाज्मिड जो है ट्रांसफर करके दूसरे बैक्टीरियल सेल में पहुंचा दिया जाए, है ना, तो यही कारण है। इसी के चक्कर में क्या करता है ये एफ प्लाज्मिड, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसको कहते हैं हम लोग पिल्लाई। इस तरीके का होता है, ये हेल्प करता है किसी भी बैक्टीरियल सेल को अटैच करने में खुद से। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है और इसका अपना खुद का डीएनए होगा जैसे इस बैक्टीरियल सेल का है, डबल स्ट्रैंडेड, राइट। और इसमें क्या है, मान लीजिए प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। अब ये पिल्लाई, ये जो पिल्लाई है, अब ये पिल्लाई क्या बन गया? अब ये बन गया एक बैरियर, एक चैनल जो दो बैक्टीरियल सेल को कनेक्ट कर रहा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं अब कॉन्जुगेशन ट्यूब या चैनल कह लीजिए, एक ही बात है। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या करता है? ध्यान से समझिएगा। चलो, ये प्लाज्मिड जो है धीरे धीरे यहां से इसकी तरफ बढ़ेगा और यहां से ये पार होके इस बैक्टीरियल सेल में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट कर सकता है, नंबर बढ़ा सकता है। और जब भी इसको मन करेगा कि एक एफ प्लाज्मिड किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में पहुंचा दिया जाए तो वो भी एक तरह का पिल्लाई फॉर्मेशन करेगा और दूसरे बैक्टीरियल सेल में ये पहुंचा देगा, है ना। तो एक तरीके का क्या काम कर रहा है पिल्लाई? पिल्लाई काम कर रहा है डीएनए ट्रांसफर का। तो ये समझिए ध्यान से, पिल्लाई को एनसीईआरटी जो है कहता है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विथ ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। What special type of structure? It forms the F plasmid which are present in the bacterial cell, helps in the formation of a structure called pilli. This pilli then helps the other bacteria to get attached and forms a conjugation tube.
अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या करेगा, यहां से डीएनए को ट्रांसफर करके यहां चला जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, डीएनए ट्रांसफर। समझ में आया, डीएनए ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब मान के चलिए, देखिए ध्यान से, ऐसा काहे के लिए हो रहा है ये, व्हाई दिस इज हैपनिंग। आई मीन, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों जरूरी है, समझिए ध्यान से। मान के चलिए ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया था, है ना, जो इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, इधर से क्या किया, एक प्लाज्मिड जो है, ये बैक्टीरिया अपना एक एफ प्लाज्मिड या कोई भी दूसरे तरीके का प्लाज्मिड क्या किया, इसको दे दिया। चलिए मान के चलिए एफ प्लाज्मिड नहीं, कोई दूसरा प्लाज्मिड दिया, जो प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब एंटीबायोटिक से वो लड़ सकता है, लड़ने का क्षमता रख सकता है। तो ये बैक्टीरिया तो लड़ लेगा क्योंकि इसके पास है वो प्लाज्मिड, लेकिन इसके पास तो नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया यहां से पिल्लाई फॉर्मेशन करा के वो डीएनए ट्रांसफर कर देगा। अब वो प्लाज्मिड इसके पास भी आ गया है जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है सेल को। अब ये भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया भैया, ये इतना मुश्किल है, मेडिकल साइंस में दिमाग खराब हो गया था। दवाई जो है, एंटीबायोटिक जो बनाया जाता है, वो बैक्टीरियल सेल को मारता है, सेल वॉल को जाकर डिस्टर्ब करता है। हम लोगों ने पिछले सेशन में सेल वॉल जो पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि लिंकेज वगैरह जो है वो तोड़ देता है सेल वॉल। इस केस में क्या है कि ये प्लाज्मिड जो है ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरिया अब एक दूसरे से इतना ज्यादा तेजी से कि सब का सब बैक्टीरिया एक बार में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही स्पेशल टाइप का फंक्शनिंग कर रहा है। कौन सा स्पेशल टाइप, डीएनए ट्रांसफर कर रहा है। और कौन सा स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है ये, पिल्लाई। इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। क्या है ये, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विथ स्पेशल फंक्शन। कौन सा स्पेशल फंक्शन, कौन सा स्पेशल फंक्शन, डीएनए ट्रांसफर का स्पेशल फंक्शन। You have to be very clear. DNA transfer is a special type of function that is, it happens because of this pili, which forms a conjugation channel, conjugation tube, which helps to transfer the DNA from one bacterial cell to other bacterial cell. तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा पिल्लाई का क्या फंक्शन है। क्या ये पिल्लाई किसी भी तरीके से मूवमेंट में मदद कर रहा है, हाँ, नहीं कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना जानिए कि पिल्लाई जो है वो सेल के या बैक्टीरियल सेल के मूवमेंट में कोई भी वहां पे फंक्शन उसका नहीं है, नो इन्वॉल्वमेंट इन मोटिलिटी ऑफ द सेल। पिल्लाई ओनली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब एंड डज द डीएनए ट्रांसफर। दैट इज ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है फिम्ब्रिए। लेट्स टॉक अबाउट फिम्ब्रिए हियर। फिम्ब्रिए, नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, फिम्ब्रिए होता क्या है, दे आर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, दे आर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिसल लाइक समझते हो ना, अरे ब्रश में टूथ ब्रश जो होता है आप लोगों का, ब्रिसल लाइक जो जूता पॉलिश करने वाला जो ब्रश होता है वो भी ब्रिसल्स निकले होते हैं ना, एकदम झुंड में होते हैं, बंच में होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान से एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे आप लोग देखे होंगे खाली मैदान में जो घास लगा रहता है, बड़ा ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ग्रास्प करके रखता है मिट्टी को, है ना, कितना भी बाल्टी आप पानी उस पर मार दीजिए, मिट्टी जो है ज्यादा नहीं जाएगा सरफेस। लेकिन जहां पे घास नहीं है वहां पे 2-3 बाल्टी पानी डाल दीजिएगा, पूरा मिट्टी जो है आगे चला जाएगा, बह जाएगा, है कि नहीं। क्यों नहीं, घास 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 वाला मिट्टी बह रहा है, क्योंकि उसका रूट जो है ग्रास्प करके रखता है ना। कुछ वैसा ही फंक्शन ये फिम्ब्रिए जो है करता है सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए। देखिए ये दिखता कैसा है, ध्यान दीजिए। मान के चलिए कि ये बैक्टीरियल सेल सरफेस है, बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर आप देखिएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ब्रिसल लाइक प्रोजेक्शंस, यू विल बी एबल टू सी हियर, है ना, देख रहे हैं ना। ये क्या करता है, ये है क्या, पहली बात तो ये यही है फिम्ब्रिए। ठीक है, करता क्या है, हेल्प्स इन अटैचमेंट। किस में मदद कर रहा है, अटैचमेंट में मदद कर रहा है। देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड हो, या फिर मान के चलिए और होस्ट सेल हो। मान के चलिए ये होस्ट सेल है, सॉलिड छोड़िए, ठीक है, मान लीजिए ये होस्ट सेल है। अब ये होस्ट सेल पे इस बैक्टीरिया को अगर अटैच होना है तो ये क्या करेगा, इस फिम्ब्रिए की मदद से इस सेल के ऊपर क्या होगा, अटैचमेंट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस पे अटैचमेंट हो गया। तो फिम्ब्रिए क्या कर दिया है, यहाँ पे फिम्ब्रिए जो है यहाँ पे अटैचमेंट में काम करा रहा है। अब ये अटैच होगा, क्यों अटैच हुआ है, क्योंकि अगर ये होस्ट सेल है और अटैच हो गया तो अब इसके ऊपर ये क्या करेगा, पैथोजेनिक एक्टिविटी करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करेगा, इस सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, अंदर जाके पूरा मल्टीप्लाई करेगा, नंबर में नंबर बढ़ाएगा बैक्टीरिया का, है कि नहीं। इस तरीके से अपना वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करते जाएगा। तो एक तरह से फिम्ब्रिए जो है वो अटैचमेंट में मदद कर देता है ताकि वो किसी होस्ट सेल पे चिपक जाए।
अटैचमेंट कहां करा रहा है, देखना ध्यान से, ये जो अटैचमेंट करा रहा है ना, ये आइदर आइदर ऑन होस्ट सेल और एनी हार्ड सरफेस, ठीक है, अटैच आइदर ऑन होस्ट सेल और एनी हार्ड सरफेस, किसी होस्ट सेल पे या किसी हार्ड सरफेस पे ये अटैच करने में ये फिम्ब्रिए मदद करता है। ठीक, तो ये था आपका सरफेस स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन। फ्लैजिल्ला हम लोग पढ़ लिए, पिल्लाई अभी देखे हम लोग, और फिम्ब्रिए भी कंप्लीट हो गया। तो सरफेस स्ट्रक्चर जो है हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो है, जो अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ, जिसको हम लोग मीजोसोम्स कहते हैं, उसको हम लोग अभी देख, चलिए तो हम लोग अभी देख लेते हैं मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस। मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस देखते हैं। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन क्या है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि उसका जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड किए रहता है, वो भी अलग अलग शेप्स में, ठीक है, और उसको हम लोग नाम देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मान के चलिए कि ये जो है आपका जो है सेल मेम्ब्रेन है। मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा है, यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल एज्यूम कीजिए, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में देखिएगा ध्यान से अगर, तो इसके जो अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ जो है ये इनफोल्डिंग्स आता है। ध्यान से देखिएगा कैसे, कुछ इनफोल्डिंग्स जो है वो इस तरीके का वेसाइकल बना के रखते हैं, देख रहे हैं ना, इस टाइप का वेसाइकल बना के रखते हैं। इसको, इस शेप को हम लोग कहते हैं वेसिकल, ठीक है। दूसरा जो आप देखेंगे, कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं, उनका शेप अलग होता है, वो उनका ट्यूबुलर टाइप का शेप होता है, देखिए ऐसे, उनका इस तरीके का ट्यूबुलर शेप होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो लैमेली बना के रखते हैं, मतलब इसी टाइप के ट्यूबुलर, बट उसमें थोड़े पैटर्न्स हैं ऐसे, इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर बना के रखता है, इसको हम लोग कहते हैं लैमेली। चलिए इसका हम लोग नाम लिख देते हैं। ये जो है क्या है, वेसाइकल है। ये क्या है, किस शेप का है, ट्यूबुलर शेप का है। ये किस शेप का है, लैमेली, ठीक है। काम क्या करते हैं ये, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये क्या है, ये जो है एक मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है ना, ये मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स, इसीलिए इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स, ठीक है। इनको मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स कहा जाता है क्योंकि ये इनवर्ड फोल्ड हुए रहते हैं, अलग अलग शेप में है वो अलग बात है, लेकिन फोल्ड तो अंदर ही हुए रहते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड नो इज दिस वेसिकल, tubular and lamelli shapes have certain different functions, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, मेम्ब्रेन क्या है, फंक्शन क्या है इनका, देखिए इनका फंक्शन में सबसे पहले आप देखिए कि ये जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, सबसे पहला काम कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिए तो क्या, इससे क्या आपको समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जैसे ही ये फोल्ड होता है ना, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण इस पे एंजाइम्स लग जाते हैं। एंजाइम्स लगने का कारण ये है कि वो जो है अब सेल रेस्पिरेशन भी कर सकेगा, समझ में आया, इसलिए वो इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ठीक है। और क्यों इंक्रीजेस सरफेस एरिया, व्हाई, इसमें क्या होता है, एंजाइम्स चले आते हैं, एंजाइम्स अटैच हो जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, एंजाइम्स अटैच हो जाते हैं उसके ऊपर। अब ये एंजाइम जो है क्या करेगा, फर्दर क्या कराएगा, इसको इसको कराएगा रेस्पिरेशन, क्या कराएगा, दिस इज व्हाट द मेन फंक्शन हियर इज द रेस्पिरेशन। क्योंकि ये क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, एंजाइम्स अटैच हो जाएंगे उसको, और एंजाइम्स अटैच हो जाएंगे तो वहां पे रेस्पिरेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये है पहला फंक्शन, रेस्पिरेशन। इसका काम है कि सर्टेन चीजों को सेल से बाहर भी फेंक देना, सिक्रीट आउट कर देना, जो जरूरी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो जो है ये क्या करते हैं, सेल के बाहर भी फेंक सकते हैं। तो इनका दूसरा फंक्शन जो है, फंक्शन वन, दूसरा जो है वो है सिक्रीशन। क्या है, सिक्रीशन है। दूसरा क्या है, वो सिक्रीशन है, मतलब सर्टेन सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस जो जरूरी चीज नहीं है वो बाहर निकाल के फेंकने के लिए वो रेडी रहते हैं हमेशा। तो सिक्रीशन भी उनका काम हो सकता है। तीसरा काम जो है, सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या, सेल वॉल फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या करता है, ये सर्टेन सब्सटेंस सिक्रीट करेगा
और सिक्रीट करने के बाद यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाद ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये काम आ जाता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नाउ ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन में ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं मीजोजोम्स। क्या है ये? मेम्ब्रेन एक्सटेंशन को क्या कह सकते हैं हम लोग? मीजोजोम्स। और ये मीजोजोम्स कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग शेप के होते हैं। सबसे पहला है वेसिकल शेप, दूसरा है ट्यूबुलर शेप, तीसरा है लैमेली शेप। समझ में आया? लेयर बना के रखता है। ठीक, और इनका फंक्शन क्या है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि उसमें रेस्पिरेशन हो सके। फिर ये सिक्रीट भी करते हैं, है ना, सर्टेन सब्सटेंस को सिक्रीट आउट करते हैं सेल से बाहर, और उसके बाद वो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी काम आते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो चौथा फंक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ फंक्शन, ये क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करेगा। ये डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा कैसे करता है, समझिए, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक, और उस बैक्टीरियल सेल के अंदर यहां पे ये जो है डीएनए है। ठीक, अब मान लीजिए ये डीएनए और यहां पे एक मीजोजोम का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये सेल डिवाइड करना चाहता है, तो उससे पहले ये डीएनए क्या करेगा? डुप्लीकेट होगा, रेप्लिकेट होगा, है ना। जब ये डीएनए रेप्लिकेट होगा तो ये इसको मदद करेगा, असिस्ट करेगा। इट असिस्ट्स द डीएनए रेप्लिकेशन। अंडरस्टूड? तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे ये मीजोसोम? इट इज हेल्पिंग इन द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, राइट। जब ये डीएनए नेक्स्ट स्टेप में, मान लीजिए कि ये ए, अब ये ए से गया बी पोजीशन पे, बी पोजीशन में क्या हुआ? हम लोगों ने देखा बैक्टीरियल सेल जो है वो, जो डीएनए था वो डिवाइड हो गया है। वो डीएनए क्या हुआ है? डिवाइड हो गया है। डिवाइड जब हुआ है वो असिस्ट करते करते मीजोजोम भी डिवाइड हो गया है ताकि फर्दर असिस्टिंग कर सके उसको। ठीक है, और ये हमेशा रहेगा, है ना, इससे एसोसिएटेड। ये जो मीजोजोम है इस डीएनए मेन डीएनए से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, उसका वही काम ही है। अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, तो उनमें से ये एक टाइप। ठीक, तो ये क्या कर दिया है? डीएनए जब यहाँ पे कॉपी हो रहा था, डीएनए क्या हुआ है? यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है तो डीएनए डबल हो गया है। क्या हो गया है? डीएनए डबल हो गया है। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या? यहां पे आप मीजोसोम भी डबल हो चुके हैं। मीजोसोम भी डबल हो गया है। देख रहे हैं ना? अब डबल जब हो गया है तो दूसरा स्टेप में क्या होगा? देखिएगा, जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज, लेट्स कॉल इट सी। इस स्टेप में ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें क्या करेगा? ये यहां से डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा। व्हाट इट विल डू फ्रॉम दिस एरिया, मान के चलिए यहां पे डीएनए डबल हो चुका है इस तरीके से, और यहां पे आपको म्यूजोम भी डबल हो चुके हैं और ये भी डबल हो चुके हैं। अब ये क्या करेगा पता है? ये म्यूजोसोम इस तरीके से पोल्स पे जाके पोल्स की तरफ मूव करेगा। मूव एट पोल्स, है ना। ये मूव करेगा इस पोल पे और ये मूव करेगा इस पोल पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या किया? डीएनए रेप्लिकेट करने में मदद किया, और यहां पे क्या कर रहा है? ये डीएनए डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पे क्या होगा? डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डीएनए जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा? देखिए ध्यान से, इधर देते हैं, लेट्स कॉल इट डी।
मान के चलिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, और यहां पे फाइनली जो है डीएनए जो है अपने पोल पे पहुंच गया है, ठीक है, ताकि बीच से सेल डिवाइड होकर दो सेल बन सके। उसको लाने में अब कौन मदद किया है? उसको लाने में ये मेसोसोम मदद किया है ना? तो क्या हो गया है यहां पे? डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कंप्लीट। यहां पे डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो ये फोर्थ फंक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेसोसोम्स आर आल्सो responsible for the DNA replication and their distribution within the bacterial cell. तो ये भी मेसोसोम ही है और ये मेसोसोम इस तरीके का भी काम कर सकता है। समझ में आया? सिक्रेशन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन और डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेसोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक और एडवांस, और थोड़ा कह सकते हैं उसको एडवांस टाइप का मेसोसोम है, जिसपे हम लोग सर्टेन पिगमेंट्स देखेंगे उसके ऊपर। ठीक है, उस टाइप के मेसोसोम जिसके ऊपर पिगमेंट्स दिखाई दे उनको हम लोग कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्या कहते हैं हम लोग उसको? क्रोमैटोफोर। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे क्रोमैटोफोर देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमैटोफोर का नाम से ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्रोमा मतलब क्या हो गया। क्रोमा इज एसोसिएटेड टू कलर, है ना, पिगमेंट्स, कलर या पिगमेंट। और फोर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, फोर का मतलब हो गया बियरिंग, लगा हुआ, है ना। तो हम लोग कहते हैं क्रोमैटोफोर मतलब कलर बियरिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है बच्चे लोग? चलिए ठीक, मान लीजिए कि ये एक क्रोमैटोफोर है जिसके ऊपर एंजाइम्स लगे हुए हैं, सॉरी, पिगमेंट्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पिगमेंट्स लगे हुए हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये क्या है? ये है पिगमेंट्स, दीज आर पिगमेंट्स। ठीक है, और ये पूरा क्या है? ये है पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटोफोर। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्रोमैटोफोर, पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमैटोफोर का फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर पिगमेंट्स लगे हुए हैं, कंटेन्स पिगमेंट, है ना, तो क्या करेगा? नेचुरल सी बात है, ये पिगमेंट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड मेकिंग प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। स्पेसिफिकली पूछा जाए इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? लिख लीजिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ठीक, ये इसका काम है फूड प्रोसेसिंग करने का किसी भी बैक्टीरियल सेल में। क्लियर? तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसी तरीके का पिगमेंट्स वगैरह जो है उनके पास होता है, जो ये पॉसिबल करता है फूड बनाने का प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मीजोसोम जो है वो एक मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है। ठीक है, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो है वो अलग अलग शेप में प्रेजेंट रहता है। कुछ वेसिकल टाइप का शेप रहता है, कुछ ट्यूबुलर टाइप का शेप होता है, और कुछ लेयर वाइज शेप रहता है, उसको लैमेली कहते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने बताया था कि वो रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो उनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जिससे कि वो रेस्पिरेशन पॉसिबल हो जाता है। दूसरा जो है सिक्रीट करता है सर्टेन सब्सटेंस को सेल के बाहर, है ना। और तीसरा फंक्शन जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए भी काम आता है। तो मेसोसोम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी और चौथा और आखिरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आता है। किस तरीके से काम आता है देख सकते हैं। एक यहाँ डीएनए उससे एसोसिएटेड मेसोसोम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब ये डीएनए कॉपी होगा तो मेसोसोम भी कॉपी होगा, ताकि दोनों डीएनए जो है असिस्ट हो पाए दो मेसोसोम से। ठीक है, अब ये मेसोसोम इट हैज हेल्प्ड इन द डीएनए रेप्लिकेशन में मदद किया है। फर्दर क्या करेगा? डीएनए को अब सेपरेट करेगा, है ना, सेपरेट करेगा इस तरीके से दोनों पोल की तरफ लेके आएगा ताकि बीच से सेल डिवाइड होकर नया दो सेल डॉटर सेल बन सके।
है ना? तो ये एक तरह का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रहा। उसके बाद मीसोजोम में ही कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो सर्टेन पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। इन पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग क्रोमैटोफोर। हालांकि ये एक तरह का मीसोजोम ही है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर पिगमेंट है इसलिए हम लोग उसको क्रोमैटोफोर कह रहे हैं। फंक्शन क्या है? जाहिर सी बात है, पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। स्पेसिफिकली पूछा जाए कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब हमको यहां तक मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो है, मतलब सेल सरफेस सरफेस स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, प्लाज्मिड डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और मेन डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। समझ में आया?